नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष NSDL के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ एक्सचेंज में 2 DP होती हैं। DP का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये 2 हैं, एक है NSDL और दूसरा है CDSL। आप लोग देखे होंगे जब आप जिससे कि आप विभिन्न तरीके के जो आप स्टॉक्स हैं, जैसे कि टाटा स्टील हुआ, रिलायंस हो गया, उसी तरह का ये भी दोनों जो है NSDL और CDSL हमारे एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। पहले तो ये हम जान लें कि ये इनका काम क्या है। ये जो दोनों DP हैं NSDL और CDSL, इन दोनों का एक ही काम है और ये काम है कि अंडरलाइन जो सिक्योरिटी होती है, अंडरलाइन सिक्योरिटी का मतलब हो गया जिससे कि आपके पास स्टॉक है। स्टॉक मतलब आप सपोज के लिए जैसे कि शेयर है, आपके पास बॉन्ड्स है या कोई इंडेक्स है जो है, तो ये सब का जो है जो डिजिटल फॉर्म में जो डिपॉजिट होता है वो जगह पे जो है डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल कह लीजिए या उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में। पहले सब तो फिजिकल में होता था, अब सब जो है वो डिजिटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो जितने भी हमारे यहाँ स्टॉक में इस तरह की अंडरलाइन सिक्योरिटी हैं, वो सब के सब इन्हीं 2 जगह जो है डिपॉजिट होती हैं। यानी कि दो CDSL और NSDL, इन्हीं दोनों कंपनियों के पास सबका हिसाब किताब रखा जाता है जो है। जैसे कि आप कोई अगर शेयर खरीदते हैं मान लीजिए, तो वो शेयर जो है वो या तो आप NSDL की DP में जाएगा या CDSL के जाएगा। ये डिपेंड करता है कि जो आपका ब्रोकर है वो किससे संबंधित वो अपना वो डिपॉजिट लिया हुआ है, वो CDSL से लिया है या NSDL से लिया है, या हो सकता है कि वो दोनों से लिया हुआ हो। तो ये समझ में तो आ गया कि इनका काम ये है कि हम जो भी स्टॉक खरीदते हैं वो सब जो है इन्हीं के पास डिपॉजिट होता है जो है, और इसीलिए इसके चार्जेज भी लेते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस ये है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? आप सबको पता है कि हर साल हर महीने हमारे यहाँ ब्रोकरों में देखा जाए तो जो इन्वेस्टर हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टरों की जो संख्या है ये बढ़ रही है जो है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो सिक्योरिटी जो पेपर है वो उनकी डिपॉजिट इन्हीं दोनों जगहों पे होंगे जो है। इसका मतलब ये हुआ आने वाले दिनों में भी जो है ये इसका कारोबार जो है वो कम नहीं होना है। अच्छा, कारोबार जब कम नहीं होगा तो निश्चित रूप से, चूँकि 2 ही कंपनी है इस फील्ड में, तो हमें जो भी इन्वेस्टर है उसके पास कम से कम NSDL और CDSL में एक स्टॉक आपके पास रखनी चाहिए। ये आपको हमेशा कुछ न कुछ हमेशा फ़ायदा दे करके ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इसका जो वर्क देख लीजिए, इसका नेचर जो देख लीजिए, और बढ़ते हुए डिमांड में जितने भी ब्रोकरों के पास इन्वेस्टर के बढ़ने से इसकी पूछ भी बढ़ेगी। तो इन दोनों ही DP को हर एक इन्वेस्टर के पास कम से कम NSDL और CDSL में से कम एक स्टॉक तो ज़रूरी होना चाहिए। अब हम आते हैं कि इस स्टॉक को कहाँ पे हम बाई करेंगे जो है, या होल्ड अभी जो लोग किए हैं उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसमें हम 2 बातें हम देखेंगे जो है। एक तो चूँकि अभी ये इसकी लिस्टिंग 6 अगस्त को हुई ही है NSDL का, लिहाजा इसके लिए कोई बहुत बड़ा आपको इंडिकेटर काम नहीं करेगा। यानी कि जैसे कि हम बाकी में हम निकालते थे ना कि उसका हम डिमांड जोन निकालते थे। डिमांड जोन यानी कि डिमांड जोन मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये बाई हम यहाँ करते थे, और सप्लाई जोन होता था। सप्लाई जोन में हम क्या करते थे? सेल करते थे।
तो ये जो सप्लाई जोन होता है ये एक तरह से देखा जाए तो रेजिस्टेंस का काम, और डिमांड जोन जो है वो आपका सपोर्ट का काम ये करता था। तो हम उस लेवल पे निकाल लेते। लेकिन NSDL की अभी लिस्टिंग कुछ दिन की हुई है, इसलिए हम इसको दो रूप में देखेंगे। पहला कि कहाँ कहाँ लोग इसको खरीदे हुए हैं, और दूसरा एक तरीका है, इंडिकेटर है, जिसको हम फिबोनाची बोलते हैं। फिबोनाची, तो फिबोनाची से हम देखेंगे कि ये जो आपका नीचे से ऊपर तक जो गया हुआ है ये कहाँ का रिट्रेसमेंट है, उसके आधार पर हम मालूम करेंगे कि इस स्टॉक में क्या आ जाता है। अब देखिए ये आपका नीचे हम जो दिए हुए हैं इसमें ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने हमने रखा हुआ है। जो है इस 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखें तो अगर शुरुआत में जो यहाँ पे अगर आप एक मिनट आपको दिखाते हैं, ये थोड़ा इसको साइड कर लें पहले। यहाँ देखिए शुरू में जब ये 880 पे, उस दिन जो है 800 पे लिस्ट हुआ था, तो 880 यहाँ देखिए नीचे एकदम यहाँ पे शुरुआत में जो है एक कैंडल बनी हुई है, और उसके बाद से जो ग्रीन कैंडल जो बनी है, केवल ग्रीन कैंडल को आप देखिए, एक कैंडल यहाँ बना बड़ा कैंडल, फिर उसके बाद से एक कैंडल ग्रीन यहाँ बना, उसके बाद से एक बड़ा कैंडल बना यहाँ पे बना, फिर ये ग्रीन कैंडल आपको देखिए ये यहाँ बना हुआ है, उसके बाद से ग्रीन कैंडल जो है ये नहीं बना। एक तरह से देखा जाए तो रेड कैंडल जो है बनता गया, और आज मार्केट में NSDL में फिर ग्रीन कैंडल बने। लेकिन ये है कि ये जो ग्रीन कैंडल बने हैं ये टुकड़े में है जो है, और यहाँ पे देखिए अगर इस जगह पे तो बाइंग जो है बहुत तेज़ी से एक ही कैंडल बन गया है, जबकि यहाँ पे अगर देखें तो कई कैंडल बने हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ के जो बायर हैं इसमें जो है इनकी संख्या जो है वो जो नंबर ऑफ बायर हैं वो ज़्यादा हैं, इसमें जो है नंबर ऑफ बायर तो कम है, लेकिन जो भी बाई किया हुआ एक तरह से देखा जाए तो जैसे कि ब्लॉक डील वगैरह होता है उस तरह की यहाँ पे बाइंग है। तो ये जो बाइंग है ये काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस बाइंग को हम हमेशा आधार मानेंगे जो है कि यहाँ पे जो आदमी खरीदा हुआ है ये माल अपना निकाला कि नहीं निकाला। ये यहाँ से अगर इस लेवल से नीचे अगर आएगा तब हम कहेंगे कि यहाँ से भी कमज़ोर पड़ गया है। तो पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जब ये बाइंग आई है ऊपर वाली, ये जो हम आपको बनाए हैं, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये जब यहाँ पे बाइंग हुई है तो देखिए ये बाइंग जो है सस्टेन नहीं किया है, और सस्टेन न करने से धीरे धीरे देखा जाए तो ये इस लेवल पे नीचे धीरे धीरे गिरता गया। इस सब जो है सेलिंग का पोजीशन है जो है। लेकिन आज यहाँ पे देखिए अगर देखिए यहाँ से लेकर के ये इस बीच में ये पूरा जो है वहाँ पे अपने को जो है धीरे धीरे कंसोलिडेट किया हुआ है, और आज यहाँ पे फिर बाइंग आ गई, ये ऊपर चला गया। हालांकि ऊपर जाने से थोड़ा सा मार्केट जब नीचे गिरा तो नीचे बंद करके हुआ। तो ये सब चीज़ें बता रहा है कि इसमें जो है वो वोलेटिलिटी है, और रह करके इसमें बाइंग भी आ रही है। अभी हम जैसा कि आप बताएं कि हर एक इन्वेस्टर के पास NSDL और CDSL में से कोई एक स्टॉक जरूर ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब जो है आने वाले दिनों में इनकी जो बैलेंस शीट है वैसे भी बढ़ेगी, और कारोबार जो है आगे हमेशा बढ़ते रहेगा, इसलिए स्टॉक आपके पास होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि NSDL की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। भाई देखिए ये वैल्यू इसमें कितना है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम एक और तरीका अपना सकते हैं, वो हम फिबोनाची की चार्ट से। फिबोनाची जो होता क्या कि आप कोई भी स्टॉक सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ तक गया, मान लीजिए ऐसे बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद अगर ये नीचे आता है तो ये कहाँ नीचे कहाँ आएगा, और आने के बाद ये फिर कहाँ से बाउंस करेगा, ये बताता है। और फिबोनाची में हम ये देखते हैं कि 50% रिट्रेसमेंट से लेकर के 61.8% का जो रिट्रेसमेंट होता है वो बहुत बढ़िया होता है, और वहाँ से अगर पुल बैक आता है तो निश्चित जाने से एक बहुत बड़ा राइज आपको मिलेगा जो है। तो ये हम आपको कैंडल के आधार पर बताएं
कि यहाँ बाइंग हुई है, और जब ये बड़ा जो बायर था यहाँ पे, ये बड़ा बायर जो है ये यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि इसको ब्रेक करेगा, तो फिर ये जो खरीदा हुआ है यहाँ पे बायर, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर इसमें कमजोरी आ जाएगी जो है। अब हम देखते हैं कि कहाँ इसको जो है बाई करने का वो जगह होगा जो है। देखिए पहले हम इसको रिट्रेसमेंट लेवल हम आपको निकालना बताते हैं। रिट्रेसमेंट लेवल निकलता कैसे है कि जहाँ से ये राइज किया है पहले हम वहाँ उस पॉइंट पर ले जाएंगे। जैसे ये है ना, इसको हम ये जहाँ से ये राइज हुआ है हम पहले वहाँ ले जाएंगे। चला गया। और इसको सबसे जो हाइट लगाया है हम वहाँ पे जाएंगे। अब ये हमारा रिट्रेसमेंट लेवल बन गया। अब आप ये देखिए कि जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, आप अगर ध्यान से देखिए, जो ऊपर की लाइन है वो 23.5 को बता रहा है, और देखिए ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये रेड कलर की है यहाँ पे ये वाली लाइन, ये जो है 23.5 का है लाइन। उसके बाद से जो ये वाली लाइन है आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल, ये है 38.8 का है। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, ये है 50%, और जो नीचे वाली लाइन है ये वाली, ये 61.8%। ये आपको हम कभी बताएंगे कि ये 61.8% कैसे आया है, क्योंकि अगर ये बताने लगेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये आप ये समझ लीजिए कि जब भी नीचे से ऊपर अगर कोई स्टॉक गया और वह स्टॉक वहाँ से नीचे गिरने की संभावना, वैसे तो गिरने के लिए वो कहीं हो सकता है कि नीचे भी आ जाए, लेकिन अगर नीचे से आता, ऊपर से नीचे अगर आता है, तो ये जो आपका 50% 61.8% का जो ये बीच का जगह है, यहाँ पे आने के बाद अगर बाउंस लेता है तो फिर वो एक अच्छा बाउंस होता है, और फिर ये संभव है कि जो हाई लगाया 1425 का, इसको भी तोड़ करके जाए। तो हम ये देखते हैं कि जो 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, ये आपका ये हम दिखाते हैं 14, देखिए ये यहीं पे है। देखिए ये है, ये लाइन 1151.94, यानी कि आप मान के चलिए कि ये जो लाइन है वो 1152 की है, और जो उसके नीचे वाली है वो है 1084 का। तो आपका जो रेंज है वो नीचे का नीचे का जो रेंज है वो आपका 1100, आपको क्या बताए थे अभी, 84 बताए थे, और ऊपर का रेंज था 1152, और नीचे का रेंज था 1084। तो ये इसके बीच में अगर कभी भी आ जाए अगर हमारा ये NSDL, तो वहाँ पे बाई करना चाहिए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उस रेंज में आए ही ये जो है। अब चूँकि स्टॉक बढ़िया है और आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तो आपको ये काम करना चाहिए कि हर एक गिरावट में थोड़ा थोड़ा स्टैगर में जो है आपको उसको बाई करना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कि 50 शेयर खरीदना है तो 10 शेयर आप यहाँ भी खरीद सकते हैं, फिर जब नीचे आएगा तो वहाँ पे आप खरीदिएगा। तो आपको ये एक लेवल हम बता दिए हैं कि बेस्ट जो है लेवल है वो, इसकी हम आपको बता दिए कि 1084 से लेकर 1152 का ये एक रेंज है। इस बीच में अगर आता है तो यहाँ आपको ज़रूर लेना चाहिए। और यहाँ लेने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो नीचे वाली जो लाइन है ना, ये वाली नीचे वाली ये वाली लाइन, इसको ब्रेक करके नीचे न आए। अगर ये फिर नीचे अगर आने लगेगा, इसका मतलब है कि ऊपर के जो ये बायर, जो अच्छे जो बायर थे ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये जो अच्छे बायर हैं वो इससे निकल गए हैं, और निकलने के बाद जो छोटे लोग हैं वही बच गए हैं, और तब फिर इसमें जो है एक तरह से देखा जाए तो गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। अब कहाँ गिरावट आने के बाद
वो ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करता है। लेकिन ये आपको दोनों ही मैंने आपको एरिया बता दिया कि इस एरिया में आए तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा वैसे लेनी चाहिए जो है, क्योंकि NSDL का जो नेचर है, उसका जो काम है, वो आगे जो है वो बढ़ने ही वाला है। और NSDL और CDSL में आपको हम बता दें कि NSDL जो होता है ये CDSL से पहले की कंपनी है जो है, CDSL बाद की है, लेकिन NSDL जो है वो लिस्ट जो है एक्सचेंज पे नहीं हुई थी, अब लिस्ट में हुआ, जो कि CDSL जो है पहले लिस्ट हो गई थी। तो देखा जाए कि नंबर ऑफ जो क्लाइंट हैं वो NSDL में CDSL से अधिक हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्लाइंट उसके पास अधिक हैं। तो इसका मतलब है कि उसके पास जो ब्रोकिंग के जो भी उसके पास पैसा आएगा डिपॉजिट रखने के लिए जो है, वो CDSL से बेहतर होगा। अब ये बात अलग है कि वैल्यूएशन के हिसाब से कौन महंगा है कौन सस्ता है, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं कुछ बोल रहा हूँ। लेकिन इतना आप समझिए कि यह एक अच्छा स्टॉक है और आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। चूँकि अभी भी नया है, इसलिए इसकी प्राइस जो है जब एक्यूमुलेट एक जगह हो जाएगी, उसके बाद जब मूव मिलेगा तब समझ में आएगा कि हाँ ये कंपनी कहाँ से आने के बाद कहाँ से ये राइज कर रही है या फॉल कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप निवेशक हैं तो कभी भी अगर ये गिरता है शेयर, तो उसमें से निकलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको और धीरे धीरे ऐड कीजिए। कम से कम आपका फाल 25 से 30% हो तब ऐड कीजिए जो है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने सपोज के लिए कि इसी रेट में ले लिया, आपको 1250 में ही ले लिया, तो यहाँ से आपको फिर जो है करीब 1000-1100 के बीच में जब आए तब वहाँ पे बाई कीजिए। नहीं तो स्टॉक को से छोड़ रखिए, फिर एक बार ना आपको आपके प्राइस से जब ऊपर चलने लगा तो फिर बाई कर लीजिएगा, और जो नीचे आप खरीदे हैं उसको अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। इस तरह से हम उसको मूव करते रहेंगे। बेटर में इसमें बने रहने के लिए यही काम करना है। तो NSDL अगर आपके पास स्टॉक है तो निश्चित रूप से आपको होल्ड करना चाहिए। गिरावट में उसको और स्टॉक को जो है खरीद करके अपने पास रखना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी जो इसमें निवेशित हैं वो बने रहें, और जो अगर निवेशित नहीं है तो अपना कुछ न कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट में NSDL में आपको करना चाहिए। लेवल हमने आपको ये फिबोनाची से बता दिया कि ये बेस्ट लेवल है, अगर वहाँ तक जाता है तो वहाँ पे आपको बाई करना चाहिए, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा अभी भी बाई कर सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगा। चूँकि हमारे एक मेंबर प्रभा मंथन के उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, कमेंट में हमने देखा था कि NSDL पे आप कुछ बताएं किस लेवल पे खरीदा जाए, तो हमें लगा कि NSDL के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देनी चाहिए, तो हम आपके साथ साझा करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है ना कि बाकी लोग भी इसका अनुसरण करते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो वो लोग भी चैनल पे बार बार आते हैं। मेरा यही काम है कि अपने अनुभव को आप सब लोगों के साथ साझा करें। तो अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आज का वीडियो इसमें जो है यहीं तक है।